वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीए जेईई मेन टेस्ट 48 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज ही आया 6 जुलाई को। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पीकेबी फॉर सी एन माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.7, द पीएच ऑफ 0.5 मोलर एक्वस NaCN सॉल्यूशन इज। तो हमें पीकेबी गिवन है और हमें पीएच फाइंड करना है, और ये भी गिवन है कि 0.5 मोलर एक्वस NaCN सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा आप CN माइनस की जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जब ये वाटर में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखते हैं, तो H2O लिक्विड के साथ ये इंटरैक्ट करके HCN एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन के लिए KB हम सब लिख सकते हैं। KB जो है, KB इज़ इक्वल टू HCN की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब है। अब CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, यहाँ पे CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर दी हुई है, और बट KB की जगह पे हमें PKB दिया हुआ है। तो बेटर है कि हम PKB का ही यूज़ करना बेटर समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि HCN और OH माइनस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेम बन रहे होंगे, तो इसको OH माइनस का स्क्वायर कर देते हैं वाटर की कॉन्ट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट करते हुए अपॉन CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का जो स्क्वायर होगा ये आ जाएगा KB इंटू CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से 2POH लिख सकते हैं, लॉग लेने के बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो ये आ जाएगा PKB और माइनस लॉग ऑफ CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। इसी को लोग फार्मूले में भी याद रखते हैं, बट बेटर है कि हम एक लाइन लिख लें, तो एक लाइन लिखने से डेराइव भी हो जाता है तुरंत से, तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से POH आ जाएगा, POH इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, और PKB हमें गिवन है, PKB इज़ 4.7 माइनस लॉग ऑफ CN माइनस, तो लॉग ऑफ 0.5। अब लॉग ऑफ 0.5 फाइंड करना है, तो लॉग ऑफ 0.5 इज़ 5/10, दैट इज़ 1/2। दिस इज़ माइनस लॉग 2, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 0.3। तो माइनस 0.3 है, तो ओवरऑल अगर हम उसको पुट करेंगे तो ये प्लस 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2.5, एंड देयरफॉर pH इज़ इक्वल टू 14 माइनस 2.5, और ये वैल्यू आ जाएगी 11.5। तो 11.5 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, गैसेस चैप्टर का है, और HC वर्मा में भी ऐसे क्वेश्चन सिमिलर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है two closed bulbs of equal volume containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube negligible volume as shown in figure। तो ये सब हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियल दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम सब कुछ सेम है, और सेकंड फिगर में फिर प्रेशर P फाइनल है और टेम्परेचर इसको T2 टेम्परेचर पे हीट किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब्स इज़ देन रेज्ड टू T2। तो T2 टेम्परेचर पे जब हम इसको कर देंगे दूसरे को, तो चीज़ें कांस्टेंट क्या रहेंगी इस पूरे प्रोसेस में, जो चीज़ें कांस्टेंट होंगी वो होंगे मोल्स। ऐसे यहाँ पे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर डिफरेंट होगा, बट ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि दोनों का फाइनल प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। बट हम अभी ऐसा मान रहे हैं कि इसके अंदर N1 मोल्स थे, इसके अंदर N2 मोल्स थे, इसके अंदर N3 मोल्स थे, और इसके अंदर N4 मोल्स थे। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोल्स मानते हुए ऐसा लिख सकते हो कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3 प्लस N4। तो N1 प्लस N2 क्योंकि दोनों सेम मोल्स होंगे, तो इसको ट्वाइस ऑफ N1 लिख सकते हैं, और N1 जो है यहाँ पे PV इक्वल टू NRT को यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू PV अपॉन RT। तो प्रेशर V अपॉन R, टेम्परेचर इज T1, दिस इज इक्वल टू N3 हो जाएगा अगेन PV अपॉन RT, P फाइनल V अपॉन R T1, और N4, तो N4 अगेन PF V अपॉन R T2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T1 यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ PI V अपॉन R T1, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे PF V अपॉन R, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, और ये टर्म आ जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2। तो 1/T1 प्लस 1/T2 को हम लिख रहे हैं T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। इसको सॉल्व करेंगे तो R और R कैंसिल हो रहा है, T1 और T1 कैंसिल हो रहा है,
वॉल्यूम और वॉल्यूम भी कैंसिल हो रहा है, तो प्रेशर फाइनल दिस इज इक्वल टू 2 PI टाइम्स T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल आपको ये लॉजिक यूज़ करना है कि जो अंदर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे, तो जितने मोल्स इनिशियल थे वही फाइनल टोटल मोल्स रहेंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग आंसर इसका डी आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ml ऑफ 1 मिलीमोलर सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मोनोलेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि मोनोलेयर हमें गिवन है, covering 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ पोलर सबस्ट्रेट इफ़ द पोलर हेड इज़ अप्रॉक्सीमेटेड एज क्यूब। तो अगर क्यूब है तो उसका जो हेड एक सरफेस, एक फेस जो होगा वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम मान लेते हैं कि स्क्वायर का एक एज, एक लेंथ जो है एज का वो एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सही है, अब हमें क्या फाइंड करना, एक्स स्क्वायर तो टोटल एरिया आ गया। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट कितने प्रेजेंट हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो, या सर्फेक्टेंट आयंस। तो टोटल नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स फाइंड कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स जो होंगे 10 मिलीलीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻³ लीटर इंटू 1 मिलीमोलर। 1 मिलीमोलर का मतलब है 10⁻³ मोल पर लीटर। तो यहाँ से लीटर और लीटर कैंसिल हो रहा है, ये 10⁻⁵ मोल आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट आयंस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट्स दिस इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵। तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 10⁻18। अब नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स पता है हमें, और एक सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल का एरिया पता है, वो एरिया एक्स स्क्वायर है, मतलब एक फेस का। ऐसे तो हमें गिवन है कि क्यूब है वो, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल एक सर्फेक्टेंट का इंटू टोटल नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट्स 6 इंटू 10⁻18। दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया, दिस इज 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻² अपॉन 6 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 मीटर। दिस इज इक्वल टू 2 पिकोमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि मोनोलेयर गिवन है हमें, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, केवल सरफेस ही फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे 2 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन a प्लस बी टू c प्लस डी इज़ 100। अब रिएक्शन तो हमें गिवन है a प्लस बी और इससे c प्लस डी बन रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है, ये है 100, k इक्वल टू 100, और एक सबका 1 मोलर गिवन है हमें। इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीसीज वर 1 मोलर ईच, तो q ऐसे 1 आ रहा है। आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, -x प्लस x कर देंगे, जो चेंज लिखते हैं हम, आई स्टेबल स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे ये 1 - x मोलर है, ये 1 - x मोलर है, ये 1 + x मोलर है, और ये भी 1 + x मोलर है। तो k जो होगा, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c इंटू डी। तो c की कॉन्सेंट्रेशन और d की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + x अपॉन 1 - x, दिस इज इक्वल टू 10। देयरफॉर 1, अब यहाँ पे हम सिंपली डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं, 1 - x प्लस 1 + x प्लस 1 + x, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 + 1, सिंप्लाइज 1 + x upon 2 is equal to 10/11, therefore 1 + x is equal to
20/11 इज इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.8 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सोच सकते हो कि जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1.8 आ रहा है तो 1.818 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पूछ रहा है तो पूरा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी जो था वो 1+x ही था, तो 1+x को यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 3-phenyl propene रिएक्ट्स विद HBr। तो पहले 3-phenyl propene का स्ट्रक्चर बना लो। 3-phenyl propene है ये, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल है, पीएच ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम HBr के साथ। तो हाइड्रोजन पे अटैक होगा, H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, Br डिपार्ट करेगा, तो ये वैल्यू आ जा रही है यहाँ। ये जब हम इसको लिखेंगे तो इधर कार्बोकैटायन बन रहा है, इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बट ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। जैसे हम 2 डिग्री से 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट कराते हैं और रीअरेंजमेंट करा के हाइड्राइड शिफ्ट करवा के या मिथाइल शिफ्ट करवा के कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं, सेम तरीके से कहीं पे भी कार्बोकैटायन अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो जनरली हम उनको यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से वो हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा और फिर Br- की रिएक्शन इस पर शो कर सकते हो। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, इस पोजीशन पे Br आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा यहाँ से। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को बस यूज़ करना है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा याद रखने वाला है आपको, फेरोमैग्नेटिक याद रहना चाहिए कि CrO2 जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। देन मेन 7th क्वेश्चन है, मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ LiNaK इन एयर और रेस्पेक्टिवली। अगेन अगर आपको याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो, और या फिर आप ऐसा समझो कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया है कि जो साइज़ के हम वही ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं अल्कली मेटल्स के जो कि साइज़ के प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब जो उसी कंपेरेबिलिटी ऑफ साइज, द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द कंपेरेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। तो कंपेरेबल साइज़ है अगर तो फिर ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बड़ा हो रहा है कटायन का, तो O2 में मतलब बड़े बड़े हमें अनायंस भी चाहिए, तो ये फिर बेटर आंसर हो जाता है La2 Na2O2 KO2। अगेन ये फिर से आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9th पे, द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड विद डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस। अगेन अगर आपको यहाँ पे एक फैक्ट याद है कि जब लेस डाइल्यूटेड HNO3 जो होता है वो, मतलब ये अगर फैक्ट याद है कि लेस डाइल्यूटेड HNO3 गिव्स मोर रिड्यूस्ड N, नाइट्रोजन ज़्यादा रिड्यूस होगा अगर HNO3 का डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो जैसे यहाँ पे डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं तो कम रिड्यूस हो रहा होगा। HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है +5, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस N2O के अंदर +1 है और NO2 के अंदर +4 है, तो रिड्यूस्ड N2O में ज़्यादा होगा क्योंकि ये डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, जिंक और डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, 5 से 1 पे जा रहा है, और जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे तो 5 से 4 पे जाएगा। और अगर याद है कि N2O फॉर्म होता है या NO2 फॉर्म होता है, ऐसे डिफरेंट डाइल्यूशन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, बट ये एज ए फैक्ट यहाँ पे काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन करना, फिनॉल से पैरासीटामोल का प्रिपरेशन करना, तो फिनॉल है और पैरासीटामोल का अगर स्ट्रक्चर ध्यान नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन याद तो रखना बहुत ही आसान है। पैरा पोजीशन पे देखो, पैरासीटामोल जब लिखा हुआ है तो पैरा है और ऑल है, तो यहाँ पे OH, और पैरा पोजीशन पे क्या अटैच्ड होगा, एसिटम अमाइड ग्रुप के जैसा है। तो नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप अटैच्ड रहता है पैरासीटामोल में, एन एसिटम, तो ये है पैरासीटामोल। तो अब हमें फिनॉल से बनाना है, तो हम जैसे ऑब्वियसली एक एक करके ही जाओगे, या फिर ऑप्शंस देख सकते हो। H2SO4 का रिएक्शन है तो फिनॉल पे SO3H लगेगा, फिर H2PD के साथ अब रिडक्शन तो SO3H का कैसे करेंगे, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में मूव कर सकते हैं। HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये NO2 अटैच हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन रहा होगा ऑब्वियसली, बट ऑर्थो और पैरा को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, या फिर चारों ऑप्शन में बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो NO2 नेक्स्ट, और ये अगर मेजर प्रोडक्ट की बात होगी तो मेजर प्रोडक्ट NO2 बन सकता है। फिर जब हम H2PD के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2PD के साथ रिएक्शन में OH से NH2 बन जाएगा, और फिर जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O के साथ, तो अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बेटर न्यूक्लियोफाइल इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर शिफ्ट होगा, बट जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स होगा तो ये O- इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज को लेकर चला जाएगा और अपना गिवन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। तो आसान है, अगर पैरासीटामोल का प्रोडक्ट आता है आपको तो आप ये रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिंपल है। हमें कुछ रिएक्शन गिवन है, X का KOH और CHCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Y बनता है, और Y का LiLH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन रहा है 2 डिग्री अमीन है। बट LiLH4 है तो ये अमाइड से भी बन सकता है, ऐसा 2 डिग्री अमाइड रहता अगर, तो उससे भी बन जाता, और या फिर नाइट्राइल से बन सकता है। बट ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली, ये KOH CHCl3 के साथ जो रिएक्शन है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट कर रही है कि ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, NC बन रहा होगा, और NC से फिर वो LiLH4 के साथ रिएक्शन होके ये फॉर्म हो रहा होगा। तो हम सिंपल सा ऐसा गेस कर सकते हैं। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन्स की काफ़ी फेमस रिएक्शन है, और टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि फाउल स्मेल, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सा स्मेल रहता है नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल्स का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन जो है, प्राइमरी अमीन से NC बन जाएगा, और फिर वो NC से नाइट्राइल से NHCH3 बन जाएगा रिडक्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 ग्लूकोज, 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज is added to 178.2 gram water. The vapor pressure of water for this aqueous solution at 273 Kelvin. Vapor pressure of water in torr for this aqueous solution at 273 Kelvin is. क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है या डेटा कम है, ऐसा बोलो कि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो इनको वेपर प्रेशर देना चाहिए था, बट ये या तो ये 373 केल्विन पूछना चाहते हैं। 373 केल्विन पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो 760 टॉर हो जाता है, या 760 mmHg हो जाता है। तो क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे ही गिवन है तो सस्पेक्ट कर रहे हैं हम कि ये 760 mmHg के रिगार्डिंग पूछना चाहता है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो डेल्टा पी, अब रिलेटिव लोअरिंग को यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन एन टोटल। तो हमें क्या करना है, अब मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। क्लियरली मोल ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम ग्लूकोज गिवन है हमें, ग्राम भी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बट 18 ग्राम अपॉन 180 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.1 मोल है ये, और मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए हमें, तो 178.2 अपॉन 18 मोल आ जाएगा। अगेन इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर डिवीजन, तो 18 से 9 से डिवाइड कर देते हैं, 7 8 और 8 16 टू 18, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 2 18
और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 119.8 आ रहा है। इसको सॉल्व करो फर्दर तो 2 9 जा 18.18 9.9 मोल आ रहा है। हाँ तो सही है। फिर तो एन टोटल कितना हो जाएगा, एन टोटल इज़ 10 मोल एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज़ 0.1 अपॉन 10, दिस इज 0.01। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 0.01 सिंप्लाइज डेल्टा पी नॉट 760 mmHg ले रहा है तो 760 mmHg मतलब 7.6 टॉर या 7.6 mmHg। तो 7.6 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग आंसर 752.4 आ जाएगा। डेल्टा पी को फिर लिख दो पी सोल्यूशन माइनस पी नॉट या पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 7.6 एंड देयरफॉर पी सोल्यूशन इज इक्वल टू 760 माइनस 7.6 750.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई जेड इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिस। फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं तो NaOH के साथ फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। OH का रिएक्शन कराएंगे अगर OH माइनस तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिनॉक्साइड आयन की वैल्यू K पता होगा आप लोग के 10⁻⁻10 के अप्रॉक्स होता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, O माइनस बना लेगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं, डबल बॉन्ड OH और Cl है। थोड़ा सा अगेन क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है कि इन्होंने एसिड बेस रिएक्शन को कंसिडर नहीं किया है जो जनरली फास्टर होगा, बट ठीक है। हम क्वेश्चन के फ्लो में अगर मूव करें तो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन हम SOCl2 के साथ कराएं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम इस OH ग्रुप को मेंटेन करें। तो अभी हम क्वेश्चन के सपोर्ट में जा रहे हैं सॉल्व करने को, तो हम इस Cl पे अटैक करके, इस कार्बन पे अटैक करके और SN2 रिएक्शन से Cl को रिमूव कर देते हैं। तो इससे अपना जो गिवन नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड OH ये फॉर्म हो जाएगा। हमने एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं कराया है जबकि एक्चुअली एसिड बेस्ड रिएक्शन होनी चाहिए थी पहले, बट ठीक है। अब हम फिर SOCl2 के साथ जब मूव करेंगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन और Cl फॉर्म हो जाएगा। एक और कार्बन है यहाँ पर, डबल बॉन्ड OH है और ये भी डबल बॉन्ड OH, दो कार्बन है। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दो कार्बन है यहाँ पे और इधर 4 कार्बन लेके आ रहा है तो ये तो मुश्किल ही होगा। तो अब हम ये Cl लग गया है तो क्लोराइड एसिड क्लोराइड ग्रुप के बाद AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो AlCl3 से फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन 2 कार्बन और फिर इन्हीं दोनों कार्बन के साथ हमें अटैच करना पड़ेगा इसको, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो गिवन प्रोडक्ट जो है वो सी के जैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल ऑर्थोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरस एसिड्स इन सब का फार्मूला पता रहना चाहिए आपको। फार्मूला पता रहेगा तो डायरेक्टली काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसमें। ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3 होता है और पायरोफॉस्फोरस जो है वो H4P2O5 होता है। तो इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन आसान क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब आप ड्रॉ करेंगे En के साथ कोबाल्ट है और Cl इथिलीन डाइअमीन है तो इसको नाइट्रोजन मान के इधर रख देते हैं। तो इसमें कोई ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको और ना ही एक्सेस नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। तो या ऐसा बोलो कि जब हम मिरर इमेज लेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कायरलिटी शो करेगा, कायरल कंपाउंड है ये। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हेलोफॉर्म टेस्ट पूछ रहा है, एसिड का हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये तो अच्छा विल नॉट रेस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट है दिस एल्डिहाइड
गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो, अच्छा ये थोड़ा साइन भी यहाँ पे OH प्लस आ गया है, इसको भी थोड़ा केयरफुली देख लेना, OH माइनस होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन ऐसे हम देखते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं, बट वहाँ पे हम एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं। बट यहाँ से जब इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ से अगर इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, जो कि अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस अब पॉसिबल नहीं है। या रेजोनेंस बनाओगे तो एलीन बन जाएगा, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका कैनिजारो रिएक्शन, ये मतलब ये फिर कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन इनफेक्टिव होगा यहाँ पे, एसिडिक नहीं होगा ज़्यादा, तो ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखें अगर हम, तो कार्बन के साथ 3 Cl ग्रुप लगा हुआ है और एल्डिहाइड है, डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो ये अगेन आपको कुछ ध्यान आ रहा हो अगर, तो ये एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शन, जब हम Cl2 और OH माइनस रखते हैं मिथाइल कीटोन के साथ, जैसे अगर हम मिथाइल कीटोन के साथ या इथेनॉल के साथ अगर हम रखेंगे, तो ये C डबल बॉन्ड OH Cl2 OH माइनस के साथ ये फॉर्म हो जाएगा CCl3। अब अगर OH माइनस इस पर फर्दर रिएक्ट करेगा तो इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, O माइनस बनेगा, और जब O माइनस दोबारा आएगा तो हाइड्राइड नहीं निकलेगा, CCl3 माइनस निकल जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, दिस डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। एक ऑप्शन बच रहा है अपने पास, जो कि ये है। इसमें जनरली SN2 हो सकता है, बट क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना थोड़ा मुश्किल है, और इन्होंने E2 को मतलब एलिमिनेशन को मेजर बनाया हुआ है, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। SN2 मेजर होगा, KOH है, एक्वस है, और 1 डिग्री है, तो CH2OH मेजर प्रोडक्ट आएगा। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन T हाफ वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो T हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको ध्यान है कि T हाफ हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा बोलते हैं कि हाफ लाइफ जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर आपको ये ध्यान है तो डायरेक्टली आंसर मार्क हो जाएगा, n=1 हो जाएगा, और T हाफ = 0.693 K आ जाएगा। और इन्होंने देखो A की वैल्यू पे डिपेंडेंसी दे रखी है, तो A की वैल्यू पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं है, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो C आ जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, NH2 है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सबसे पहले नाइट्रोजन NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड अगेन नाइट्रोजन। इस पर भी अभी सेम रिएक्शन हमने कराया था कि कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डिपार्ट कर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन और -H+ भी होगा ना, तो ये बन जाएगा अमाइड। अब इसके बाद ये रिएक्शन करा रहा है KbRO3 और HBr, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, Br माइनस BrO3 माइनस ऑन प्रोपोर्शनेशन, ये Br2 फॉर्म करेगा, तो Br2 अब पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन, क्योंकि हिंडर्ड है, ये हिंडर्ड है तो ऑर्थो को हिंडर कर रहा होगा, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। देन H3O+ के साथ वापस से हीट कर रहे हैं, तो ये फिर से NH2 बन जाएगा और एसिड बन जाएगा, तो ये NH2 और Br, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो डायजोनियम बन जाएगा, N2+, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो N2+ बन जाएगा, एंड देन CuBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फिर CuBr के साथ रिएक्शन होने पे Br प्रोडक्ट इस पर अटैच हो जाएगा, मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का वो आ जाएगा ऐसा, इधर भी Br लग जाएगा और नीचे भी Br लग जाएगा, तो B आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्लियरली ये sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होगा इसमें। 3 डिग्री है, इसे sp पे है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, NH2- है, OH- है, सबसे ज़्यादा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें इसको फर्स्ट पोजीशन पे दिखाया हुआ है, तो वही चूज़ करेंगे हम।
ये सब आपको थोड़ा याद रखना है क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन आपको अगर क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर अगर पता है, जैसे यहाँ पे गिवन है क्रोमेट का स्ट्रक्चर और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना है, डायरेक्टली काउंट हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन स्ट्रक्चर, खास करके ये सब क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है थोड़े, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ये सब अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, अगेन केमिकल बॉन्डिंग, अगेन हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पता रहना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। जैसे BeCl2 है, तो बी में तो दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो BeCl2 ऐसा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। N3- ड्रॉ करोगे, कैसे भी ड्रॉ कर लो, नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे कंप्लीट कर दिया हमने, तो ज़ीरो हो गया फॉर्मल चार्ज। इस पे 3 बॉन्ड बनाए और एक 4 बॉन्ड बना दिया इस नाइट्रोजन पे, तो फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकते, लोन पेयर नहीं बना सकते, तो इस पे +1 हो जाएगा और इस पे फिर -2 आ जाएगा, तो -1 आ गया, देयरफॉर ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, तो ये भी लीनियर हो जाएगा, लीनियर भी है और sp हाइब्रिडाइज्ड भी है। N2O अगर ड्रॉ करोगे तो N2O अगेन N और O है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। फिर इस पे भी -1 है, इस पे +1 है, इस पे 0 है, तो ये लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी आंसर है अपना। N3- भी सही है, N2O भी सही है। NO2+ अगर हम देखें तो NO2+ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी सही है, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। O3 हमें बताना है लीनियर, भी लीनियर होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, तो O3 तो लीनियर ही नहीं है, O3 का स्ट्रक्चर तो बेंट होता है। SCI नहीं होगा, ये SCl2 लिखना चाहते हैं, SCl2 में 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल जैसे H2O का होता है। ICl2- जो होगा वो लीनियर आ जाएगा, लेकिन इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी, तो sp3d हो जाएगी तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा फिर। सिमिलरली I3- भी इसी के जैसा हो जाएगा शेप में, और उस पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी। XeF2 भी ऐसा ही हो जाएगा ICl2- के जैसा, Xe पे 3 लोन पेयर्स रहेंगे, तो है तो लीनियर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल मोनोब्रोमिनेशन का क्वेश्चन है। आपको एक जगह पे कायरल सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे Br कायरल सेंटर है, तो या एक ही कोई कायरल सेंटर, अब डिफरेंट पोजीशंस पे Br को अटैच करो और बस ये देखना है तुम्हें कि कायरल प्रोडक्ट फॉर्म होता है या नहीं होता है, तो ये आसान है। इस यहाँ पे अटैच कर सकते हो Br, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, 4th पोजीशन यहाँ पे और 5th पोजीशन यहाँ पे। तो जब हम फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करते हैं तो इसकी पोजीशन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम टच नहीं कर रहे, तो एक ये कायरल हो गया। फिर सेकंड पोजीशन पे जब अटैच करेंगे, सेकंड पोजीशन पे सिमेट्री जनरेट हो रही है, जब हम बाहर Br लगाते हैं तो ये मेज़ो हो जाएगा, और मेज़ो होते ही ये कायरल हो गया। फिर Br बाहर लग सकता है, Br अंदर लग सकता है, तो ये कायरल हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे तो, अब इधर से थर्ड देख रहे हैं, इधर पे तो फिर कोई सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ से 2 स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे, बाहर Br और अंदर भी Br, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और लेकिन अब इस पोजीशन पे जहाँ पे Br है वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, बट उसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो ये अकायरल हो जाएगा। और जब एंड वाले पे इधर जब हम Br लगाएंगे तो ये कायरल का कायरल ही रहेगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बन गए। तो टोटल हुआ 1 2 3 4 और ये 5 स्ट्रक्चर, तो 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो डेल्टा U जो होगा वो NCV डेल्टा T होगा, डेल्टा T इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू 0 अगेंस्ट वैक्यूम फ्रॉम 10 लीटर टू दिस द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड 0, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W, और W क्या है, W होगा यहाँ पे
पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क नहीं होगा, तो वर्क नहीं होगा तो पी एक्सटर्नल ही ज़ीरो है, तो डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करें तो क्यू भी जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 0.02 इक्विवेलेंट ऑफ Ag was deposited in an electrolysis experiment. If same quantity of electricity is passed through a gold solution, 1.314 ग्राम ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो फैराडे सेकेंड लॉ का यूज़ कर लो सिंपली कि जब Ag डिपॉजिट हो रहा है, Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इससे Ag सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, तो 0.02 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है, तो 0.02 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने सबकी अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो गोल्ड जो होगा, गोल्ड भी 0.02 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब 0.02 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड, दिस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड। तो कुछ भी मान लो कि गोल्ड जो है वो वाई प्लस से वाई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वाई गोल्ड सॉलिड बन रहा है, तो इसलिए हमने वाई मान लिया। अब मोलर मास हमें गिवन है, इसका मोलर मास 197 है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 197 अपॉन वाई, और गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे 1.314। जैसे मोल्स फाइंड करते हो, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो आ जाएंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो 1.314 मास है और इक्विवेलेंट वेट 197 बाई वाई आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.02। यहाँ से सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 0.02 इंटू 197 अपॉन 1.314। इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाती है, तो जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, AU 3+ फॉर्म में है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और कुछ कुछ सॉल्यूशंस तो इन्होंने भी दे रखे हैं, तो आप उनके हेल्प से भी समझ लेंगे चीज़ों को। तो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मिलते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।